Okay, so when the two waves of same amplitude, same frequency, same period, and same wavelength are but only traveling in the opposite direction, one of which is traveling in this positive direction and the other one is going to travel in the negative direction. When these two waves meet with each other or they interfere with each other, then the resultant wave, that is called the stationary wave. जो रिजल्टेंट वेव यहाँ पे फॉर्म होते हैं उसको ही हम स्टेशनरी वेव्स बोलते हैं। याद रखो ठीक से। अभी होता क्या है देखो ठीक से कि जब एक तरफ से हम सपोज एक वेव अगर इंटर करते हैं और दूसरी तरफ से मींस सेम आइडेंटिकल वेव आ रहा होना चाहिए दूसरी तरफ से, और ये दोनों वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे होने चाहिए, तो जो वेव्स फॉर्म होते हैं तो उसको स्टेशनरी वेव्स कहा जाता है। So the stationary waves are the waves which are formed when the two identical waves traveling in opposite direction interfere with each other। ठीक है, तो उसके बहुत सारे एग्जांपल्स है। देखो कई सारे एग्जांपल्स हमारे पास है। तो सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास ये है, जो एक स्ट्रिंग जो होता है, सपोज देयर इज अ स्ट्रिंग विच इज स्ट्रेच्ड बिटवीन द टू एंड्स। दो फिक्स्ड एंड्स के बीच में ये स्ट्रिंग बंधा हुआ है। अच्छा, अभी अगर सपोज ये स्ट्रिंग अगर एक एक तरफ से बंधा हुआ है और एक तरफ से बंधा हुआ नहीं है, समझो यहाँ पे रिजिड सपोर्ट के साथ वो अटैच्ड है, नो डाउट, लेकिन इधर से वो फ्री है, और अगर यहाँ पे हम एक जर्क देते हैं इस तरह से, तो क्या होता है, हमने ये लास्ट टाइम भी देखा था, ये जर्क इस तरफ ट्रेवल करता है और यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके वापिस इस तरफ आता है। ठीक है, अभी ये बात हम समझ सकते हैं। लेकिन अगर सपोज अभी ये देखो कि ये जर्क जब जाने वाला जर्क, अगर सपोज हम यहाँ पे कंटिन्यूसली अगर जर्क देते ही रहते हैं, अगर ये डायरेक्शन में हमने कंटिन्यूसली जर्क देते रहे, ऊपर नीचे अगर हम वाइब्रेट कराते ही रहे, और तो क्या होगा ना कि ये जर्क जो जाएगा वो फिर से आएगा, तो जाने वाला जर्क और आने वाला जर्क ये दोनों जरूर इंटरफेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। या ऐसा समझ लो कि एक स्ट्रिंग है ऐसा जो दो फिक्स्ड एंड्स के बीच में बंधा हुआ है। ये देखो यहाँ पे भी एक रिजिड सपोर्ट है सपोज, ठीक है। तो इस तरह का अगर स्ट्रिंग है और इसके बीच में अगर ये स्ट्रिंग है और यहाँ पे अगर बीच में हमने अगर प्लग कर दिया, देखो यहाँ पे अगर हमने प्लग कर दिया, तो क्या होगा कि यहाँ से दोनों तरफ वेव्स जाएंगे। जैसे हम प्लग करेंगे तो एक वेव इस तरफ ट्रेवल करेगा, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा, और ये यहाँ से इस तरफ भी वेव ट्रेवल करेगा और यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा। तो ये दोनों तरफ से आने वाले जो वेव्स है वो दोनों वेव्स यहाँ पे इंटरफेयर करेंगे और वहाँ पे स्टेशनरी वेव्स फॉर्म करेंगे। So this is basically the example of a stationary waves। तो ये एक तरफ से एग्जांपल है स्टेशनरी वेव का। तो फॉर एग्जांपल सपोज देयर इज अ स्ट्रिंग व्हिच इज जस्ट लाइक टाइड हियर इन दिस वे। तो इस टाइप का अगर जो स्ट्रिंग है वो अगर इस तरह से बंधा हुआ है, देखो ठीक से, सपोज एक ट्यूनिंग फोक के साथ ये स्ट्रिंग बंधा हुआ है इस तरह से, और अगर मान लो कि हमने इस स्ट्रिंग को यहाँ पे प्लग कर दिया, जैसे हम यहाँ पे प्लग कर देंगे तो क्या होगा कि ये जो पार्ट है ये वाइब्रेट करने लगेगा। इट विल ऑसिलेट इन दिस वे, एट सम पॉइंट इट विल बी लाइक दिस, इट विल बी कर्व्ड अपवर्ड्स, एंड एट द अदर सिचुएशन इट विल बी कर्व्ड डाउनवर्ड्स लाइक दिस। तो ये ऐसे दो पोजीशंस में वो वाइब्रेट होता रहेगा, और इस तरह के जो वेव्स है ये वेव्स को ही स्टेशनरी वेव्स कहा जाता है। तो इस टाइप के लूप्स फॉर्म होते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ द लूप्स इज बेसिकली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेशनरी वेव्स। तो स्टेशनरी वेव्स के अंदर होता क्या है, लूप्स फॉर्म होते हैं। ये लूप्स फॉर्म करने का जो टेंडेंसी है, यही वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टेंडेंसी है स्टेशनरी वेव्स के अंदर। हम ये देख सकते हैं आराम से, ये भी डायग्राम देखो ठीक से, देयर विल बी लूप्स फॉर्म्ड हियर इन दिस वे। तो यहाँ पे कभी एक लूप फॉर्म हो सकता है, कभी दो लूप्स फॉर्म हो सकते हैं, या कभी सपोज तीन लूप्स भी फॉर्म हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग कितना लंबा है तो उसके ऊपर वो डिपेंड करता है, और इसलिए ये जो इस टाइप के जो वेव्स है इसको हम बोलते हैं स्टेशनरी वेव्स, रिमेम्बर। ओके,
तो स्टेशनरी वेव्स का सबसे बड़ा एग्जांपल जो है वो यही है, द स्ट्रिंग्स, द वेव्स फॉर्म्ड ऑन द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। दोनों तरफ से स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग जो होता है, तो उसके ऊपर जो वेव्स फॉर्म होते हैं, तो उसको हम स्टेशनरी वेव्स बोल सकते हैं। दिस इज द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ स्टेशनरी वेव्स। ओके, अनदर एग्जांपल ऑफ स्टेशनरी वेव्स इज सिंपली, सपोज एक पाइप है, मान लो कि एक हमारे पास पाइप है, सपोज एक सिलिंड्रिकल होलो पाइप है इस टाइप का, ये देखो यहाँ पे बंद है, और अगर इसके ऊपर हम अगर कुछ वाइब्रेशंस अगर देते हैं, यहाँ पे कोई ट्यूनिंग फोक अगर हम रख देते हैं, या मुंह से भी अगर एयर ब्लो करते हैं जेंटली, तो जैसे हम एयर ब्लो करते हैं तो जाने वाले वाइब्रेशंस, मतलब अंदर जाने वाले वाइब्रेशंस, और यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके वापस आने वाले जो वाइब्रेशंस है, ये दोनों वाइब्रेशंस एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करते हैं, एंड these two waves which are traveling in the opposite direction, when they interfere with each other, then the resultant waves formed here in this space are called as stationary waves. And basically whistles जो हम पैदा करते हैं, जो whistles पैदा होते हैं, कोई भी पेन का कैप जो होता है, तो उसके ऊपर जब हम थोड़ा सा एयर ब्लो करते हैं, तो whistling sounds हमको मिलते हैं। Those whistling sounds are actually the examples of stationary waves. तो ये भी एक तरफ से stationary waves के examples है, बिल्कुल। इवन अगर ओपन एंड पाइप्स होते हैं, ओपन पाइप्स मतलब ऐसे पाइप्स जो दोनों तरफ से ओपन है, अब ये तो फिर भी एक तरफ से क्लोज था, लेकिन हम सपोज हमारे पास ऐसा एक पाइप है जो दोनों तरफ से ओपन है, तो यहाँ पे भी एक ओपन एंड है और इस तरफ भी उसका ओपन एंड है, और अगर हम यहाँ पे अगर एयर ब्लो करते हैं या कोई भी ट्यूनिंग फोक या कुछ भी अगर वाइब्रेटिंग चीज अगर रख देते हैं, जो भी वाइब्रेशन यहाँ पे हम पास करते हैं, तो वो वाइब्रेशंस जाते हैं और यहाँ पे ओपन एंड से रिफ्लेक्ट होके वापस आते हैं। तो ये जाने वाले वाइब्रेशंस और आने वाले वाइब्रेशंस, इन दोनों के बीच में जो सुपरपोजिशन होता है या इंटरफेरेंस जो होता है, उसकी वजह से भी स्टेशनरी वेव्स फॉर्म होते हैं। एंड दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ स्टेशनरी वेव्स, जिसको डेली लाइफ में हम देखते हैं कई बार। जो हम देखते हैं ना कि कोई भी चूल्हा होता है, तो चूल्हे के अंदर एयर ब्लो करने के लिए, या जो चूल्हे के अंदर हम देखते हैं कि एयर ब्लो करने के लिए इस टाइप का एक होलो पाइप यूज किया जाता है। इस तरफ से हम एयर ब्लो करते हैं और इस तरफ से वो एयर निकलता है, जो भी फ्लेम्स है उन फ्लेम्स को मिलता है। सो दिस टाइप ऑफ, ये जो इसके ऊपर जब हम एयर ब्लो करते हैं, तो उसमें से भी हमको पता है कि विसलिंग साउंड्स निकलते हैं, विसल के जैसा एक साउंड हमको मिलता है। दैट इज एक्चुअली द एग्जांपल ऑफ स्टेशनरी वेव्स। तो इस टाइप के बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास है स्टेशनरी वेव्स के। तो अभी हम देखेंगे कि बेसिकली द एनालिसिस ऑफ स्टेशनरी वेव्स, द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स, एक इंपॉर्टेंट सा डेरिवेशन हमको अभी देखना है, तो जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरह से वेव्स, स्टेशनरी वेव्स फॉर्म होते हैं और किस तरह से वो इनका इक्वेशन बनता है। क्योंकि लास्ट इसमें ओके, सो बेसिकली लास्ट एक चैप्टर में, सॉरी लास्ट लेक्चर में हमने एक कंसेप्ट देखा था, द इक्वेशन ऑफ वेव्स, अगर तुमको याद है तो इक्वेशन ऑफ वेव्स। सो लेट अस सी दैट। ओके, सपोज वी हैव दिस इक्वेशन ऑफ द स्टेशनरी वेव्स। तो वेव्स का जो इक्वेशन है, कोई भी किसी भी वेव का जो इक्वेशन है वो हमको पता है, इस तरह से दिया जाता है, y इज इक्वल टू ए, कैपिटल ए, जो कि उसका एम्पलीट्यूड बनता है ए, इंटू
साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। और ये हमने देखा था कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ वेव विच इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स positive direction of x axis. Okay, also we have seen that this can also be written in terms of different factors. तो अलग अलग तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। उसमें से ही एक हमने देखा था एक तरीका जो कि y इज इक्वल टू a इंटू साइन ऑफ ब्रैकेट में आज यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा के बदले हम लिख सकते हैं 2 पाई इंटू एन टी माइनस के एक्स। के बदले हम लिख सकते हैं आराम से 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू एक्स, मतलब ही 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा, जिसमें से अगर 2 पाई कॉमन निकालते हैं तो हमको ये मिल जाएगा a इंटू साइन ऑफ 2 पाई कॉमन एंड ब्रैकेट में आ जाएगा एन टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा। ओके, so this is going to be the equation of stationary this is going to be the equation of one of the waves। ठीक है, तो क्योंकि स्टेशनरी वेव्स फॉर्म होने के लिए हमको क्या चाहिए, दो वेव्स चाहिए। तो लेट अस टेक दिस एज अ इक्वेशन ऑफ फर्स्ट वेव, वी कैन कॉल इट एज y1। ओके, एंड द सेकेंड वेव इज ओनली डिफरेंट इन द डायरेक्शन। यस वरुण, हेलो वरुण, हैव रेज्ड हैंड। बोलो वरुण, क्या डाउट है तुम्हारा? Okay, so this is the equation of the first wave, and the second one, equation of second wave can be written to be equal to capital A, that is the amplitude, same amplitude multiplied by sine of 2 pi into, यहाँ पे देखो क्या होगा, एन टी प्लस एक्स बाय लैम्बडा, ये आएगा। क्यों? क्योंकि देखो हमने लास्ट टाइम देखा था कि whenever the wave is traveling in the positive direction, then we have the equation like y is equal to a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, इस टाइप का इक्वेशन होता है। और दूसरी तरफ जब कोई भी वेव नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, नेगेटिव डायरेक्शन में अगर ट्रेवल करता है तो यहाँ पे सिर्फ माइनस के बदले यहाँ पे प्लस आ जाता है, बस, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है। तो ये हमने लास्ट टाइम देखा था, एंड दिस इज गोइंग टू बी द बेसिकली द इक्वेशन ऑफ वेव। तो किसी भी वेव का जो इक्वेशन है वो ये इस तरह से हमको देखना है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने वाले वेव का इक्वेशन में यहाँ पे हमेशा नेगेटिव साइन आता है, यहाँ पे बीच में हमेशा नेगेटिव साइन आता है, और पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने वाले वेव के लिए हमेशा यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में जाने वाले वेव के लिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन आता है। ये बात अच्छी तरह से याद रखो। तो अभी हमको इन वेव दोनों वेव्स का एडिशन करना है। तो स्टेशनरी वेव्स आर गोइंग टू बी द वेव्स विच आर obtained by just addition of these two waves here, y1 and y2. So we can derive the equation of stationary wave just by adding these two equations, y1 plus y2. Okay, so that we can get this as y is equal to, अभी y1 का वैल्यू क्या है देखो इधर, तो ये हम डाल देंगे यहाँ पे a इंटू साइन ब्रैकेट में आएगा 2 पाई इंटू एन टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा। ठीक है, प्लस यहाँ पे दूसरा जो टर्म है तो उसका वैल्यू आ जाएगा a अगेन इंटू साइन ऑफ 2 पाई इन ब्रैकेट एन टी प्लस एक्स बाय लैम्बडा। yes, so this will be the addition, but now in order to add these two terms we'll have to take this a common first. So let us take a common, and what we are left inside, तो देखो यहाँ पे अंदर में बच रहा है साइन ऑफ दिस होल फैक्टर विच इज 2 पाई इंटू एन टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा प्लस ए तो कॉमन चला गया,
अंदर में बचेगा साइन ऑफ अगेन ऑफ 2 पाई इंटू एन टी प्लस एक्स बाय लैम्बडा. Okay, and now we are in a position to use the formula for sine of a plus b. याद है तो साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ b, या उसको हम डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूले भी बोलते हैं. याद होगा आपको. व्हाट आर द डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूले? सी हियर द डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूले, उसमें हमको मिलता है साइन ऑफ c प्लस साइन ऑफ d. इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन, ब्रैकेट में आ जाता है c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस d अपॉन 2. ओके, तो ये हमको यहाँ पे यूज करना है फॉर्मूला. लेकिन यहाँ पे याद रखना है c और d कौन है, दिख रहा है यहाँ पे. तो c मतलब ये पूरा जो है, देखो ठीक से, तो यहां से लेके यहां तक ये जो पूरा चक है इसको हम बोलने वाले c, और यहां से लेके यहां तक ये जो पूरा चक है इसको हम बोलेंगे d. ओके, एंड नाउ इफ वी जस्ट add these two terms, then we can get this as y is equal to a into यहाँ पे फिर देखो ये 2 आएगा, तो ये बन गया 2 इंटू अभी साइन ऑफ, ठीक है, c प्लस डी हमको करना है ना यहाँ पे. तो देखो क्या होगा, c प्लस डी एंड दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय 2, ये भी आने वाला है यहाँ पे. तो ये जो टर्म है पूरा और ये जो टर्म है पूरा जब हम ऐड करेंगे तो वहां पे 2 पाई तो कॉमन आ जाएगा, नो डाउट. तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई बाहर, और अंदर में बचेगा एन टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा प्लस एन टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा प्लस एक्स बाय लैम्बडा. Okay, and that is multiplied by, here it is going to be, the next term will be sin c minus d, right, upon 2. तो ये बन गया sin of c minus d upon 2. तो इसको अगर ऑल सॉल्व करेंगे आगे तो देखो क्या बन जाएगा. तो वहां पे आएगा 2 पाई फिर से कॉमन, नो डाउट, एंड व्हाट वी आर लेफ्ट इनसाइड इज, यस बोलो अनुष्का. सर कॉस आएगा, साइन नहीं आएगा ना? हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, कॉस आएगा, राइट. Okay, so this is going to be cos of 2 pi common again, and this term minus this term ये हमको करना है. तो वो हमको मिलेगा 2 pi common एन टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा माइनस एन टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा. माइनस की वजह से वो ब्रैकेट ओपन हो गया, तो उसकी वजह से ये माइनस एक्स बाय लैम्बडा आ गया. अभी इसको और आगे सॉल्व करो तो देखो क्या बन रहा है. ठीक है, जो भी का टर्म्स कैंसिल होते हैं तो उनको कैंसिल कर दो फटाफट. तो देखो सबसे पहले हम ये बता सकते हैं यहाँ पे कि हियर दिस x by lambda and x by lambda will just get cancelled, and again here nt minus nt will just get cancelled, and then what we are left with is, see here, in the next step we can get this as y is equal to 2a into sin. तो अभी देखो साइन के ब्रैकेट में क्या आएगा, तो ये डबल हो जाएगा, देखो nt और nt will just get doubled and becomes 2nt, right, and hence we can get this as sin 2 pi बाहर as it is, और वापस दूसरे ब्रैकेट के अंदर 2nt by 2. ओके, एंड cos दूसरे ब्रैकेट में आएगा cos of
अभी यहाँ पे देखो फिर से एक बार 2 पाई कॉमन बाहर एज इट इज, और ब्रैकेट में क्या आ रहा है, तो देखो माइनस एक्स बाय लैम्बडा एंड माइनस एक्स बाय लैम्बडा just get added together so as to become this as minus 2x by lambda. Okay, and then we can get this as y is equal to 2a into, अब यहाँ पे चलो 2 कैंसिल हो जाएगा, देख सकते हो आराम से, ये जो अंदर का 2 है वो कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा, और हमको मिलेगा क्या नेक्स्ट स्टेप में, तो देखो साइन ऑफ, हियर इट इज गोइंग टू बी 2 पाई एन टी, बराबर है, तो इसको हम लिख देंगे 2 पाई एन टी इंटू कॉस ऑफ, इसको हम लिख देंगे माइनस ऑफ 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा. ओके, एंड नाउ विल सी y is equal to 2a into sine of 2 pi nt as it is and into cos. अब ये तुमको पता होगा कि cos of negative angle is always same as cos of that angle itself. Cos of minus theta is equal to cos of theta ही होता है, तो ये अगर हम यूज करेंगे यहाँ पे तो हमको क्या मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में, तो ये माइनस साइन हट जाएगा और हमको मिलेगा सिंपली 2 पाई x by lambda. That's it. And now in order to express this in terms of simplified form, we'll just reverse these terms. ये जो टर्म्स है इनको हम थोड़ा रिवर्स करेंगे, देखो ठीक से, तो ये इसको हम लिख देंगे इस तरह से, y is going to be equal to 2a into, ये cos वाला टर्म पहले ले लेंगे, तो cos 2 pi x into upon lambda as it is, and that is multiplied by sine of 2 pi nt as it is. Okay, now we'll just write this as, see here, यहाँ पे एक important step हमको करनी है, देखो ठीक से, कि ये जो पूरा चक है 2a into पूरा जो है cos of 2 pi x by lambda, इसको हमको रिप्लेस करना है एम्पलीट्यूड से, एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव्स से, तो उसके बाद ये बन जाएगा, तो y is equal to r into sine of 2 pi nt. तो देखो this will be the actual equation of stationary waves. तो स्टेशनरी वेव्स का इक्वेशन ये बन रहा है, लेकिन इसमें ये जो पूरा चक है इसको हमने क्या किया, r से रिप्लेस किया, तो स्टेशनरी वेव्स का एम्पलीट्यूड कितना बन रहा है, एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव इज गोइंग टू बिकम इक्वल टू 2a into cos of 2 pi x upon lambda. तो ये हमको मिल रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव्स. ओके, तो देखो हमको इक्वेशन भी मिल गया स्टेशनरी वेव का और एम्पलीट्यूड भी मिल गया स्टेशनरी वेव का, तो अभी ये एम्पलीट्यूड और वेव इक्वेशन ये दोनों हमको मिल रहे हैं, इसको चाहिए तो फटाफट लिख के लो या तो फिर स्क्रीनशॉट निकालो फटाफट. ओके, स्क्रीनशॉट निकाल के हो गया, चलो ठीक है, तो हम नेक्स्ट इसमें जाएंगे. अभी देखो नेक्स्ट पार्ट हमको ये देखना है कि चलो ठीक है, स्टेशनरी वेव्स का इक्वेशन तो हमने निकाल लिया, ये स्टेशनरी वेव्स के इक्वेशन में क्या खास बात है, देखो कि खासियत ये है कि ये इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं, ये वाला जो इक्वेशन हमारे पास है, या चलो इसको भी अगर कंपेयर करते हैं, ये वाला ओरिजिनल इक्वेशन जो हमारे पास था उसके साथ अगर इसको कंपेयर करते हैं तो पता चलता है कि इस इक्वेशन के अंदर nt माइनस एक्स बाय लैम्बडा ऐसे दो टर्म्स थे, बराबर, एक t का टर्म था और दूसरा x वाला टर्म था, दोनों टर्म्स यहाँ पे थे, जबकि यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर हम क्लियर देख पा रहे हैं कि देयर इज ओनली टर्म ऑफ टाइम, टाइम का सिर्फ टर्म यहाँ पे मिल रहा है हमको, x वाला टर्म यहाँ पे है क्या, बिल्कुल नहीं, ये x बाय लैम्बडा वाला टर्म यहाँ पे एब्सेंट है, तो यहाँ पे जो एब्सेंस ऑफ दिस टर्म इन x by lambda gives us an idea that this wave is not traveling anywhere,
क्योंकि देखो जब वेव जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल करता है तो उसके लिए हम इक्वेशन इसका ऐसा बनाते हैं, यहाँ पे बीच में माइनस साइन आ जाता है। और जब वेव नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहा होता है तो उस समय हम इक्वेशन जो है वेव का प्लस साइन डाल के बनाते हैं। तो यहाँ पे प्लस एक्स आएगा या तो माइनस एक्स आएगा, तो उसके हिसाब से वेव जो है वो राइट डायरेक्शन में या लेफ्ट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा जरूर। लेकिन अगर किसी वेव के इक्वेशन में अगर ये टर्म ही गायब है, ये एक्स बाय लैम्बडा वाला टर्म ही अगर एब्सेंट हो जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि द वेव इज नॉट गोइंग टू मूव एनीवेयर। द वेव इज नॉट गोइंग टू मूव एनीवेयर, इट इज गोइंग टू बी द स्टेशनरी वेव। तो वो ऐसा वेव होगा जो एक फिक्स्ड रीजन में कन्फाइंड रहेगा। ठीक है ना, एक पर्टिकुलर फिक्स रीजन के अंदर ही वो हमेशा के लिए रहेगा, और उस इसीलिए हम उसको स्टेशनरी वेव कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग में अभी बताया था कि व्हेनेवर द वेव इज फॉर्म्ड ऑन द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, व्हाट हैपेंस इज द वेव जस्ट कम्स टू एंड फ्रो, moves to and fro within the length of the string, and the wave is confined to that particular region only. तो वो वेव जो है वो एक ही पर्टिकुलर रीजन के साथ कन्फाइंड रहता है, और इसीलिए उस वेव को हम क्या कहेंगे, स्टेशनरी वेव कह पाएंगे। तो स्टेशनरी वेव मतलब ऐसा वेव जो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं होता है, बल्कि एक फिक्स पॉइंट पे ही रहता है, मतलब एक फिक्स्ड रीजन के साथ बाउंडेड रहता है। बाउंडेड रीजन के अंदर ही वो कन्फाइंड रहता है, आगे पीछे मूव हो रहा होता है, बट इट डजंट मूव इन एनी फिक्स डायरेक्शन, एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी का मतलब क्या, कांस्टेंट, न मूव होने वाला। ओके लेकिन अभी इसमें हमको ये पता चल रहा है कि ये जो वेव है, इस वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो 2a cos 2 pi x के बराबर हमको मिल रहा है। अभी देखो स्टेशनरी वेव्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम एक बार देख लेंगे फटाफट, so that we can prove them using this। तो देखो ठीक से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेशनरी वेव्स। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है स्टेशनरी वेव्स का कि जब भी स्टेशनरी वेव्स फॉर्म होते हैं, समझो ये स्टेशनरी वेव है और वो फॉर्म हुआ है, तो यहाँ पे लूप्स फॉर्म होते हैं। देखो इस टाइप के लूप्स फॉर्म होते हैं, इसको हम बोलेंगे लूप। ये एक लूप हो गया। अगर सपोज वही स्ट्रिंग हमने वाइब्रेट किया थोड़ा अलग फ्रीक्वेंसी के साथ, ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ अगर उसको वाइब्रेट कराया, तो हो सकता है इस टाइप के लूप्स फॉर्म हो जाए। ये देखो, this is called as the second mode of vibration of the string। Okay, the third mode of vibration can also be expressed in this way। सपोज सेम स्ट्रिंग को अगर हम वाइब्रेट कराते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि सेम स्ट्रिंग के ऊपर 3 लूप्स फॉर्म हो जाए इस टाइप से। ये एक लूप, 2 लूप और 3 लूप्स। तो दिस फॉर्मेशन ऑफ लूप्स बेसिकली इज important characteristic of stationary waves। so whenever the stationary waves are formed, तुमने देखा है कभी इस टाइप का, अगर हम एक रबर बैंड अगर लेते हैं और उस रबर बैंड को अगर बीच में प्लग करते हैं, तो जैसे उसको प्लग करते हैं तो ये जो इस टाइप का वाइब्रेशन जो है वो हमको मिल जाता है। तो ये जो स्टेशनरी वेव्स है उसके ऊपर फॉर्म होते हैं और वो हम इस तरह से दिखाई देते हैं हमको। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आधा स्ट्रिंग ऊपर चला जाता है और आधा स्ट्रिंग नीचे चला जाता है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, बेसिकली ये बात है कि जो स्टेशनरी वेव जब फॉर्म होते हैं तो ये लूप्स फॉर्म होते हैं। लूप्स फॉर्म होते हैं मतलब जो स्ट्रिंग जो है वो इतना फास्ट ऊपर नीचे इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है कि वो हमको दोनों तरफ दिखता है एट अ टाइम, और इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। तो इसको लूप बोलना चाहिए, याद रखो ठीक से। तो एक लूप भी फॉर्म हो सकता है, मल्टीपल लूप्स भी फॉर्म हो सकते हैं, बिल्कुल। इन केस ऑफ द स्टेशनरी वेव्स वी कैन सी क्लियरली इन दिस वे। इवन 4 लूप्स भी फॉर्म हो सकते हैं, बिल्कुल, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट फ्रीक्वेंसी वी वाइब्रेट इट विद। तो जिस फ्रीक्वेंसी के साथ उसको हम वाइब्रेट करेंगे तो उसके हिसाब से उसके अंदर नंबर ऑफ लूप्स फॉर्म होंगे। लेकिन कितने भी लूप्स फॉर्म हो जाए, ये बात याद रखो ठीक से कि ये जो देखो अभी सपोज ये 2 लूप्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, मतलब जो दो अभी देयर आर सम पॉइंट्स विच आर कंटिन्यूअसली एट रेस्ट। जैसे देखो ये पॉइंट जो है, ये ए पॉइंट और ये पॉइंट बी जो है वो कॉन्स्टेंटली रेस्ट में है, दे आर नॉट वाइब्रेटिंग एट ऑल, दे आर कॉल्ड एज नोड्स। देखो ठीक से, हाँ,
नोड्स, नोड्स मतलब क्या होता है? द पॉइंट्स विच डू नॉट वाइब्रेट एट ऑल आर कॉल्ड एज नोड्स। सी हियर अगेन देयर इज अ नोड, यहाँ पे भी एक नोड तैयार हो गया, देखो यहाँ पे ये एक नोड है, ये भी नोड है, और एंड पॉइंट्स पे तो नोड है ही ऑलरेडी। इवन यहाँ पे देख सकते हो ये एक नोड है, ये एक नोड है, और यहाँ पे भी नोड दिख रहे हैं हमको। तो जो पॉइंट्स वाइब्रेट नहीं करते हैं उनको बोलते हैं नोड्स, रिमेंबर। और जो पॉइंट्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहे होते हैं उनको हम बोलते हैं एंटी नोड्स। देखो ठीक से, एंटी नोड्स, ये वर्ड्स तुमको याद रखने हैं ठीक से। एंटी नोड्स, एंटी मतलब जो नोड्स नहीं है या नोड्स के ऑपोजिट में जो होते हैं उसको बोलते हैं एंटी नोड्स। तो अब यहाँ पे एंटी नोड्स कौन से है? देखो अगर यहाँ पे नोड है, यहाँ पे भी नोड है, तो यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पे रहेगा क्या? एंटी नोड। समझा ठीक से? क्योंकि ये जो पार्टिकल है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट हो रहा है, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे? एंटी नोड बोलेंगे। बिल्कुल ठीक है। और अभी यहाँ पे देखो ये एक नोड एंटी नोड फॉर्म हो गया, इधर भी एंटी नोड फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे दो एंटी नोड्स है और तीन नोड्स है, दिख रहा है? ये एक, दो और ये तीन, ये नोड्स है और ये एंटी नोड्स है। देखो ठीक से, इवन यहाँ पे भी हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये नोड्स है। नोड्स तो हमने देख लिए, एंटी नोड्स किधर है? ये देखो ये एंटी नोड है, इवन यहाँ पे एंटी नोड है और ये एंटी नोड है। तो ये तीन एंटी नोड्स यहाँ पे हमको मिल रहे हैं, एक, दो और तीन। समझ में आ रहा है ठीक से? तो ये इस टाइप से एंटी नोड्स हमको मिलते हैं। तो इस तरह से चार भी मिल सकते हैं, एक, दो, तीन और चार। तो बेसिक बात यह है कि एंटी नोड्स और नोड्स आर ऑलवेज दे आर ऑल्टरनेटली प्लेस्ड, रिमेंबर। तो एंटी नोड्स और नोड्स कैसे होते हैं? ऑल्टरनेट होते हैं। ऑल्टरनेट मतलब कोई भी दो नोड्स के बीच में हमेशा एक एंटी नोड हुआ करता है। चेक करो यहाँ पे है क्या? ये देखो इन दो नोड्स के बीच में ये एंटी नोड है और इन दो नोड्स के बीच में एक एंटी नोड है। और इवन कोई भी दो नोड्स एंटी नोड्स के बीच में भी एक नोड हुआ करता है। ये देखो ये एंटी नोड, ये एंटी नोड, इनके बीच में ये नोड। तो इसलिए इसको कहा जाता है ऑल्टरनेट। एंड ऑल्सो दे आर इक्वी स्पेस्ड। इक्वी स्पेस्ड मतलब क्या? इक्वल डिस्टेंस पे वो रखे हुए होते हैं, याद रखो ठीक से। दे आर ऑलवेज इक्वी स्पेस्ड। इक्वी स्पेस्ड इन द सेंस the distance between two nodes is always going to be the same as the distance between two antinodes, remember। तो जितना डिस्टेंस दो नोड्स के बीच में होगा उतना ही डिस्टेंस एंटी नोड्स के बीच में भी होगा, बिल्कुल। और वो कितना होता है? तो वो अगर देखा जाए तो पता चलता है एक नोड और दूसरा नोड, उनके बीच में देखो डिस्टेंस कितना होता है। ये सपोज दो नोड्स है तो उनके बीच में डिस्टेंस आ जाता है लैम्बडा बाय 2, रिमेंबर। दिस इज द important thing to understand, where lambda is the wavelength of the waves which are going to mix each other। तो यहाँ पे lambda by 2 is going to be the distance between two nodes, remember। and even अगर दो एंटी नोड्स हमारे पास है, देखो जैसे अगर सपोज ये स्टेशनरी वेव्स है और इस तरह से ये लूप्स फॉर्म हो रहे हैं, तो ये एक एंटी नोड और ये एक एंटी नोड, इनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा? वो भी लैम्बडा बाय 2 ही होगा ऑब्वियसली। और ये नोड्स जो है, नोड्स के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? ये इवन देखो यहाँ पे ये एंटी नोड है और ये भी एंटी नोड है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? फिर से लैम्बडा बाय 2 ही है, बिल्कुल। और इवन नोड्स के बीच में डिस्टेंस कितना है? देखो ये नोड और ये नोड, इनके बीच में डिस्टेंस है फिर से लैम्बडा बाय 2, बिल्कुल। और ये नेक्स्ट नोड जो है ये वाला, तो यहाँ से और यहाँ से तक का डिस्टेंस जो है वो भी उतना ही है, बिल्कुल लैम्बडा बाय 2 ही है, नो डाउट। तो ये हो गया नोड्स और एंटी नोड्स के बारे में और उनके बीच में के डिस्टेंस के बारे में। इवन एक बात और हमको याद रखनी है कि ये जो है नोड और एक एंटी नोड, इनके बीच में डिस्टेंस कितना होता है पता है? लैम्बडा बाय 4, विच इज हाफ ऑफ दिस लैम्बडा बाय 2 एक्चुअली। बिकॉज अगर लैम्बडा बाय 2 को हम दो पार्ट्स में अगर डिवाइड कर देंगे तो ये और ये उसका आधा आधा बनेगा कि नहीं? तो इसलिए हमको ये समझना है कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू वन नोड एंड एंटी नोड इज ऑलवेज इक्वल टू लैम्बडा बाय 4। ओके, तो ये हमेशा हमको याद रखना है। नोड एंड एंटी नोड इनके बीच में डिस्टेंस हमेशा लैम्बडा बाय 4 होगा, और एक नोड और दूसरा नोड इनके बीच में डिस्टेंस डायरेक्टली लैम्बडा बाय 2 होगा। ओके, तो ये अच्छी तरह से याद रख लो। ओके, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक। इवन और एक बात हमको याद रखनी है एज अ कैरेक्टरिस्टिक,
कि the energy is not transferred in the stationary waves in any one particular direction, but energy of one loop just circulate within the loop. तो एक लूप का जो एनर्जी है वो उस लूप के अंदर ही सर्कुलेट होता रहता है. तो ये लूप का एनर्जी इस लूप में रहेगा, ये लूप का एनर्जी इस लूप में रहेगा. एनर्जी विल नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड इन द स्टेशनरी वेव्स, द एनर्जी विल बी जस्ट सर्कुलेटेड विद इन द लूप. रिमेंबर, तो ये एक स्टेशनरी वेव्स का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, ये हमको अच्छी तरह से याद रखना है. अपार्ट फ्रॉम दैट you have to understand that this in case of stationary waves, the all the particles of a loop are always in same phase. Remember, तो एक लूप के अंदर के जो सारे पार्टिकल्स होते हैं वो सेम फेज में होते हैं, इसको समझना जरूरी है. देखो ठीक से, अगर सपोज ये स्ट्रिंग है और सपोज ये इस टाइप से हमने इसको ड्रॉ कर दिया. चलो एक मिनट, दूसरे बोर्ड पे हम जाएंगे ये समझने के लिए. ओके, ये दिख रहा है आपको. तो यहाँ पे क्या है ना कि सपोज एक स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग मैंने इसको वाइब्रेट कराया. ठीक है, तो जैसे ही वाइब्रेट करेगा तो उसकी वजह से 10 जो पार्टिकल्स है ये पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे, बट ऑल द पार्टिकल्स विल वाइब्रेट विद अ डिफरेंट एम्पलीट्यूड. ये हमको अच्छी तरह से याद रखना है. सभी पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड सेम नहीं है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने जैसी स्टेशनरी वेव्स के अंदर जो होती है. देखो ठीक से, हेलो, हाँ लेक्चर में सीख सर नहीं. ओके बाय. हाँ चलो. ओके, तो ये सारे जो पार्टिकल्स है ये सबका सबका एम्पलीट्यूड सेम नहीं रहता है. देखो जब ये लूप फॉर्म होगा इस टाइप से, तो उसमें ऐसा होगा कि ये जो पार्टिकल है ए, उसको हम नाम दे सकते हैं. तो ये ए वाला पार्टिकल बिल्कुल रेस्ट में है, उसका एम्पलीट्यूड कितना है? 0. द एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल इज गोइंग टू बी 0. ओके, एंड दिस पार्टिकल एट सपोज बी हियर, तो बी वाला जो पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड ही इतना है, तो इट विल वाइब्रेट इन दिस रेंज ओनली. तो उसका जो वाइब्रेशन का जो रेंज है वो इतना ही रहेगा. तो क्या करेगा, देखो यहाँ से यहाँ तक ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से वापस नीचे आएगा, और यहाँ से वापस ऊपर जाएगा, और यहाँ से वापस नीचे आएगा. मतलब इतना ही रेंज में वो वाइब्रेट करता रहेगा. बिल्कुल, तो ये हो गया उसका एम्पलीट्यूड, इधर से इधर तक. बिल्कुल. लेकिन अगर अभी तीसरा पार्टिकल की बात करते हैं, सी पार्टिकल के बारे में अगर बात करते हैं, ये वाला सपोज, तो उसका एम्पलीट्यूड ही थोड़ा ज्यादा है. देखो यहाँ पे ये उसका एम्पलीट्यूड हो गया. द एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल सी इज मोर देन द पार्टिकल एट बी हियर. तो हम समझ सकते हैं ये पार्टिकल जो है वो जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे जाएगा. बिल्कुल, लेकिन उसका जो एम्पलीट्यूड है वो बिल्कुल इस बी वाले पार्टिकल से थोड़ा ज्यादा रहेगा. यस. इसके बाद हम ये देख सकते हैं डी के बारे में. देखो ये डी वाला पार्टिकल है, तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो जरूर सी से भी ज्यादा रहेगा, जरूर. तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ता बढ़ता जाएगा, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या बनेगा, मैक्सिमम बनेगा. और उसके बाद फिर से मिनिमम, धीरे धीरे कम होता जाएगा ये एम्पलीट्यूड. तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया, तो यहाँ पे और कम हो जाएगा. आगे चल के हम देख सकते हैं क्लियर, यहाँ पे थोड़ा और कम हो गया, और यहाँ पे पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है वो और ही कम हो गया. और ऐसे करते करते लास्ट पॉइंट पे जब हम पहुंचेंगे तो वहां पे एम्पलीट्यूड बिल्कुल 0 बन जाएगा. तो एम्पलीट्यूड विल बिकम 0. So here we can see the picture of stationary wave clearly, that each and every particle is vibrating but with different amplitude. See here. तो ये जो अलग अलग पार्टिकल्स है, ये सबसे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है, किसका है? ये पार्टिकल का है, जिसको हमने ई सपोज बोल दिया है. ठीक है, ये डी है सपोज.
तो अब यहाँ पे ई वाले पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है वो सबसे ज्यादा है, देख सकते हो ठीक से, और डी वाले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड उससे थोड़ा कम है, सी का पार्टिकल एम्पलीट्यूड थोड़ा और ही कम है, बी का और ही कम है, और ए का कितना है, 0। बिल्कुल ये होता है। तो इसलिए हम देखा जाता है कि एम्पलीट्यूड गोज ऑन इंक्रीजिंग एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इनिशियली, एंड अगेन गोज ऑन डिक्रीजिंग एज वी स्टिल फर्दर मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन वन डायरेक्शन ओनली। तो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हम जाते रहते हैं तो एम्पलीट्यूड जो है वो स्टार्टिंग में बढ़ता जाता है और फिर कम होता जाता है। ये हमने यहाँ पे देखा एज अ स्टेशनरी वेव्स। सो रिमेंबर, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ स्टेशनरी वेव्स। तो इसमें होता क्या है ना कि ये सारे पार्टिकल, जब ये बी पार्टिकल जब यहाँ पे रहेगा, टॉप पॉइंट पे रहेगा, तो सी वाला पार्टिकल भी यहाँ पे रहेगा, टॉप एक्सट्रीम पॉइंट पे रहेगा, टॉप एक्सट्रीम पॉइंट पे। डी वाला पार्टिकल भी उसके टॉप एक्सट्रीम पॉइंट पे रहेगा, उस समय ई वाला पार्टिकल भी टॉप एक्सट्रीम पॉइंट पे रहेगा। सारे पार्टिकल जो है वो अपने अपने मैक्सिमम पोजीशन, हाईएस्ट पोजीशन अटेन करेंगे एक साथ साथ। तो इसलिए इन सबको हम क्या कहेंगे, दे आर इन सेम फेज। रिमेंबर, सेम फेज में होने का मतलब बताया था ना लास्ट टाइम। तो सेम फेज में होने का मतलब क्या है कि ऑल ऑफ देम आर just vibrating in same state of vibration. When one of them reaches to the mean position, all of them will reach at the mean position identically. When one of them will reach at the extreme position, all of them will reach at the extreme position, their corresponding respective extreme positions. And when other one of them will reach at the bottom extreme position, then all of them will reach at the bottom extreme position. इसको कहा जाता है all the particles in same loop are always in same phase. Remember, but on the other hand, the particles in opposite loops are always out of phase. अभी हम बात करते हैं opposite loops वाले particles की। देखो ठीक से, suppose अभी ये हम अभी opposite loops में जो particles है उनके बारे में बात करते हैं। तो देखो ठीक से, ये पार्टिकल, एक सपोज ए वाला पार्टिकल अगर हम समझते हैं, वो जहां पे भी होगा, ओके। तो देखो ए वाला पार्टिकल जो है, सपोज वो हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये पार्टिकल जहां पे भी होगा तो ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है, इसको हम ए बोल देते हैं सपोज। चलो, अभी बी वाला पार्टिकल जो यहाँ पे है, तो वो पार्टिकल उसके लोएस्ट पॉइंट पे होगा, तो वो तो ऑपोजिट फेज में है, देख सकते हो क्लियरली। तो इसलिए हम देखा जाता है कि द पार्टिकल्स आर ऑफ ऑपोजिट लूप्स और ऑलवेज आउट ऑफ फेज। इफ यू कंसिडर अनदर पार्टिकल हियर which is at its highest point here, maximum point पे जब ये जाएगा, तो इसको अगर सपोज हम C बोल देते हैं, तो इस पॉइंट का जो करस्पॉन्डिंग पार्टिकल रहेगा, D वाला पार्टिकल, वो बिल्कुल उसके लोएस्ट पोजीशन पे रहेगा उस समय। तो इसलिए यहाँ पे देखा जाता है कि कोई भी पार्टिकल, अगर इस लूप के ऊपर का कोई भी पार्टिकल अगर पकड़ लो, ये सपोज इस लूप के अंदर का कोई भी पार्टिकल अगर पकड़ लेंगे, तो उसका फेज दूसरे वाले पार्टिकल के साथ क्या होगा, मतलब जो अपोजिट लूप के अंदर है, एडजेसेंट लूप के अंदर है, उस वाले लूप के अंदर के साथ उसका फेज कितना होगा, तो पाई रेडियन इतना फेज होगा। बिल्कुल, फेज डिफरेंस विल बी पाई रेडियन फॉर द पार्टिकल्स ऑफ एडजेसेंट लूप्स। सो द पार्टिकल्स ऑफ अपोजिट लूप्स आर ऑलवेज आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज मतलब अपोजिट फेज, एंड द पार्टिकल्स ऑफ सेम लूप आर ऑलवेज इन सेम फेज। रिमेंबर, तो ये हमको अच्छी तरह से याद रखना है। ये दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ स्टेशनरी वेव्स। रिमेंबर, ओके। तो ये प्रॉपर्टीज जो है वो हम इक्वेशन से भी प्रूव कर सकते हैं। देखो कैसे। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड these properties on the basis of this equation. ओके, अभी अभी हमने इक्वेशन डिराइव किया था स्टेशनरी वेव्स का, और उसका एम्पलीट्यूड भी हमने देखा था, याद होगा आपको। ये देखो इस तरह से, this is going to be the equation of stationary waves, and sorry,
this one. This is the equation of stationary waves, and at the same time this is going to be the amplitude of stationary waves. Okay, now we understood that the amplitude of stationary waves is depending upon the amplitude of stationary waves is given by the formula R is equal to 2a into cos 2 pi x upon lambda. This is going to be the amplitude of stationary waves. Okay, so there are some points where the amplitude becomes maximum, and those points are called as antinodes. So what happens for antinodes? तो antinodes के लिए होता क्या है कि amplitude becomes maximum, and the amplitude R will be maximum only when it will be plus or minus 2a, which is possible only when this 2a into cos 2 pi x by lambda becomes exactly equal to plus or minus 2a. So यहाँ पे 2a को अगर कैंसिल कर देते हैं दोनों तरफ से, तो बचता क्या है? सिंपली cos of 2 pi x by lambda becomes exactly equal to plus or minus 1. And at the same time this is possible only when, क्योंकि हमको पता है कि cos of 0 कितना होता है? 1 होता है, right? Cos of pi कितना होता है? -1. Cos of 3 pi कितना होता है? Sorry, 2 pi कितना होता है? Cos of 2 pi is again +1, and cos of 3 pi is once again going to be -1, and cos of 4 pi is equal to +1, and cos of 5 pi is again going to be -1. So continuing in the same way, we can expect that the value of this bracket here inside, तो 2 pi x upon lambda का ये जो वैल्यू है वो एक्चुअली या तो 0 होना चाहिए, या तो पाई, या तो 2 पाई, या तो 3 पाई, या तो 4 पाई, एंड सो ऑन अप टू n पाई इन जनरल. सो अभी अगर इसको हमने पाई अगर कैंसिल कर दिया, देखो ठीक से, just cancel out pi from all these sides, and what we get here is simply okay, so simply we can get this as x 2x by lambda is going to be equal to 0 1 2 3 4 and so on up to infinity. And now we can see clearly, if we solve this still further, then we can get this. x हमको निकालना है, ये x को अगर हमको निकालना है तो बाकी सब उधर लेके जाना पड़ेगा. तो x का वैल्यू क्या मिलेगा? देखो हमको एक तो 0, दूसरा मिलेगा लैम्बडा बाय 2. चेक, ये लैम्बडा ऊपर गया और 2 नीचे चला गया, बराबर. और फिर तीसरा क्या मिलेगा? 2 लैम्बडा बाय 2. फिर चौथा हमको मिलेगा 3 लैम्बडा बाय 2. फिर पांचवा मिलेगा 4 लैम्बडा बाय 2, and then 5 lambda by 2, and then 6 lambda by 2, and so on up to infinity. And now if we just solve this further, then we can get this as x is going to be equal to either 0 or lambda by 2 or lambda or 3 lambda by 2 or 2 lambda or 5 lambda by 2 or 3 lambda and so on up to infinity. So we can prove that the distance between any two nodes कितना बन गया? देखो ठीक से, ये सारे नोड्स का एंटी नोड्स का डिस्टेंस है, क्योंकि हमने कंडीशन ही एंटी नोड का यूज किया था, तो इसलिए डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एंटी नोड्स, तो कोई भी दो एंटी नोड्स के बीच में का डिस्टेंस देख लो, एडजेसेंट है ऑब्वियसली, तो एडजेसेंट एंटी नोड का बीच में का डिस्टेंस कितना है? करो ये लैम्बडा बाय 2 माइनस 0 कितना बनता है? लैम्बडा बाय 2 सिंपली. Even if we take this lambda minus lambda by 2, then again we get it as a lambda by 2 only. So we can get this lambda by 2 as a final. This is going to be the distance between two and antinodes. And now we will see the distance between nodes on the other hand. तो nodes के बीच में जो distance है वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? What is the condition for nodes? Nodes तभी मिलते हैं जब R 0 बनता है.
एंड आर जीरो बनने के लिए उसका ये जो वैल्यू है 2a इंटू कॉस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा वो जीरो बनना पड़ेगा. तो वी कैन इक्वेट दिस कॉस ऑफ 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा with 0, and we know already that cos of pi by 2 is going to be 0. At the same time, cos of 3 pi by 2 is also going to be 0. And we know that cos of 5 pi by 2 is also 0. Cos of 7 pi by 2 is also going to be 0. So if we use this fact, then we can say that the quantity inside this bracket of cos here, that is 2 pi x by lambda, is going to be equal to either pi by 2 or 3 pi by 2 or 5 pi by 2 or 7 pi by 2 and so on up to infinity, up to odd multiples of pi by 2. And now if we cancel out pi from all these here, then we can get this as 2x by lambda, which is going to be equal to 1 by 2, दूसरा है 3 by 2, तीसरा फिर 5 by 2, 7 by 2 and so on up to infinity, odd multiple of 1 2. And now if we just revert this, तो लैम्बडा को ऊपर लेके जाएंगे और 2 को अगर नीचे लेके जाएंगे इधर, तो हमको क्या मिलेगा देखो, तो x का वैल्यू हमको मिलता जाएगा. तो x कैन बी obtained to be equal to lambda by 4 is first thing. Second is 3 lambda by 4, then it is 5 lambda by 4, 7 lambda by 4, and now we are in a position to find out the distance between any two nodes actually. तो distance between nodes, adjacent nodes ना obviously. तो कोई भी दो एडजेसेंट नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमको कैसे मिलेगा, करके देखो. इसमें से ये माइनस करो तो कितना आ रहा है देखो ठीक से. तो हमको मिलेगा 3 लैम्बडा बाय 4 माइनस सिंपली लैम्बडा बाय 4, which happens to be actually equal to 2 lambda by 4, which is going to be actually lambda by 2. Okay, so lambda by 2. Once again we are going to get the same thing as a result, that the distance between any two nodes is also lambda by 2, and the distance between any two antinodes is also lambda by 2, which you already seen in the diagram also. तो डायग्राम के अंदर भी लूप्स के अंदर हमने देखा था कि नोड्स के बीच में डिस्टेंस लैम्बडा बाय 2 आता है और एंटीनोड्स के बीच में डिस्टेंस भी लैम्बडा बाय 2 के बराबर ही आता है. और एट द सेम टाइम वी आल्सो हैव दैट दिस डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड एंटीनोड. ये कितना होगा अभी देखो, अ नोड एंड एंटीनोड, तो एक नोड और एक एंटीनोड, इनके बीच में देखो डिस्टेंस कितना होगा. तो वो बन जाएगा, देखो ये नोड है इधर लैम्बडा बाय 4, ये पहला नोड है, उससे पहला एंटीनोड कौन है, 0 है. तो अगर लैम्बडा बाय 4 में से 0 माइनस करेंगे तो देखो लैम्बडा बाय 4 माइनस 0 comes out to be what, it simply becomes lambda by 4. That's it. So this is going to be the distance between node and antinode, that is lambda by 4 as a final. So we have proved it. Even अगर आपको चाहिए तो ये lambda by 2 में से भी आप lambda by 4 को माइनस कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. तो देखो lambda by 2 माइनस lambda by 4 कितना आ जाएगा, तो फिर से 2 lambda by 2 lambda माइनस lambda अपॉन 4, मतलब ही lambda by 4 आएगा. फिर से एक बार, तो वही आ रहा है फाइनल आंसर, है कि नहीं. तो इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पे कि द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू नोड्स इज लैम्बडा बाय 2, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एंटीनोड्स इज आल्सो लैम्बडा बाय 2, बट द डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड एंटीनोड is going to be lambda by 4. Just take the screenshot of this fast. Okay, so let us stop this lecture here. तो यहाँ पे आज के लेक्चर में हमने सभी प्रॉपर्टीज देखे और स्टेशनरी वेव्स के फॉर्मेशन का डेरिवेशन देखा. तो वो आपको सब ठीक से होमवर्क करना है, ये लिखना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है. तो और कुछ डाउट है इस लेक्चर के अंदर, किसी को कुछ पूछना है ऐसा कुछ? अगर पूछना है तो हैंड रेस करके या अनम्यूट करके पूछ सकते हो. ओके, कोई डाउट नहीं है.
नो सर। ठीक है चलेगा। नो सर। ओके चलेगा। No, sir. नो सर। ओके ओके बाय बाय देन। Thank you, sir. 6:30 को मैथ्स का लेक्चर है। Okay, लास्ट Yes, sir. तेरा बाय बाय।